नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन के पाठशाला में और मैं हूं आपका चेतन गोस्वामी। और मैं आज आपके लिए आया हूं टॉप 20 मोस्ट एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू। ये पार्ट 6 है दोस्तों। ऐसे करके पार्ट टोटल 100 आएंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, बाल को ट्रैप किया जाता है। दोस्तों, बाल इज ट्रैप्ड इन। तो ट्रैप का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले ये जान लो। ट्रैप का मतलब होता है कंट्रोल। बाल को जो हम जैसे फुटबॉलर लोग क्या करते हैं, बाल को अपने पैर के ज़रिए से, चेस्ट के ज़रिए से या फिर सिर के फ्रंट हेड के ज़रिए से जो बाल को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण में लाते हैं ना, तो ट्रैप का मतलब होता है कंट्रोल करना। तो इसका ऑप्शन आप बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है पैर से। बाल को ट्रैप पैर से किया जाता है, या फिर चेस्ट से, या फिर सिर के हेड के सामने वाले हिस्से से, या फिर फ्रॉम एवरीवन। तो आई होप कि मैंने जैसे बताया आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। ये सभी से करते हैं दोस्तों, बाल को कंट्रोल सभी से करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। बास्केटबॉल खेल में ट्रायंगल एंड 2 का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रायंगल एंड 2 इन बास्केटबॉल? चलिए, आपका ऑप्शन है 1 से 1 ऑफेंस, 1 से 1 रक्षा डिफेंस, संयोजन अपराध और क्षेत्र अपराध। तो मैं एक इमेज लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए। आई होप कि इमेज आपको समझ आएगा। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ इसको। देखिए, बास्केटबॉल में ट्रायंगल एंड 2 का मतलब पूछा है दोस्तों। तो इसमें देखना, ट्रायंगल बन रहा है 5th में, 3rd में और 4th में। ये जो एक ट्रायंगल जोन हुआ है, ये एक रक्षात्मक डिफेंस है दोस्तों, जो रक्षा करता है सामने अपोनेंट से। और एक 2 का डिफेंस है जो राइट में, एक ये 2 है राइट में और एक ये 2 लेफ्ट में। तो इस हिसाब से क्या करते हैं दोस्तों, ये 1 से 1 रक्षा डिफेंस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 1 रक्षा डिफेंस। सामने वाले को पूरा ब्लॉक करके रख देना ट्रायंगल के जरिए से। तो आई होप कि ये इमेज के जरिए से आपको समझ आया होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी किस गेम से संबंधित है? प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आपको ये ट्रॉफी का इमेज भी रखा हूँ दोस्तों। आई होप ट्रॉफी के इमेज से तो आपको समझ नहीं आएगा। चलो, ये आपका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है फॉर हैंडबॉल, फ्रॉम बास्केटबॉल, फ्रॉम वॉलीबॉल एंड ऑल ऑफ द सभी से संबंधित है दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। थोड़ा सा और जूम आउट कर दूं अगर मैं इसको। ये ट्रॉफी है दोस्तों, प्रिंस वसालत बोलते हैं इसको, और ये दिया जाता है दोस्तों बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को ये प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी दिया जाता है। आई होप कि समझ आया होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊंची कूद में क्रॉस बार की लंबाई लगभग कितनी होती है? चलिए, ये जो ऊंची कूद का आपको डायग्राम दिया हूँ दोस्तों, एक बार जूम कर देता हूँ मैं इसको। देखिए, इसमें एक लाइन दिया है, बार दिया होगा। ये 2 पोल जो दिख रहे हैं दोस्तों, उसके बीच में एक बार दिया है। इस क्रॉस बार की लंबाई को पूछा गया है कि कितने मीटर है। क्या वो 4 मीटर है, या 25 मीटर है, या फिर 4.5 मीटर है, या 5 मीटर है? इस इमेज में देखना एक लड़की जो है जंप कर रही है बार से। ये क्रॉस बार है दोस्तों, ये क्रॉस बार है जिससे वो जंप कर रही है। तो इस क्रॉस बार की लंबाई जो होती है दोस्तों, वो होती है 4 मीटर। क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? 4 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लीन बॉडी मास क्या है दोस्तों? लीन बॉडी मास इज, क्या मसल बोन एंड अदर नॉन फैट टिश्यू ऑफ द बॉडी है, क्या बॉडी फैट टिश्यू है, या टोटल बॉडी वेट है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? ये मैं आपको साइड में एक इमेज के जरिए से बॉडी टाइप को बताया हूँ दोस्तों। थोड़ा सा और जूम कर दूँ तो ये बॉडी टाइप अगर देखोगे, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ, तो ये सेल्डन के बॉडी टाइप है दोस्तों। सेल्डन ने बताया था कि एक्टोमॉर्फ में बॉडी की स्थिति क्या रहती है, मेसोमॉर्फ में कैसे रहता है और एंडोमॉर्फ में कैसे रहता है। तो इसमें पूछा गया लीन बॉडी दोस्तों। तो लीन बॉडी मतलब होता है पतला बॉडी, और पतला बॉडी तीनों में से कौन सा दिख रहा है दोस्तों? ये दिख रहा है एक्टोमॉर्फ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ में क्या होता है, इसमें दिया है मसल बोन एंड अदर नॉन फैट टिश्यू। नॉन फैट मतलब 0% फैट होता है दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए मैं आपको इन तीनों के बारे में और अच्छे से बता देता हूँ। मेसोमॉर्फ का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेसोमॉर्फ का मतलब होता है मस्कुलर। जो एथलेटिक्स होते हैं दोस्तों, उनकी बॉडी को देखे होंगे आप, एकदम मस्कुलर होते हैं, जो हर गेम को अच्छे से करने में सफल होते हैं। इसमें आप एक्टोमॉर्फ का पिक्चर देखिए और ये मेसोमॉर्फ का पिक्चर देखिए, आपको समझ आ जाएगा। और थर्ड बॉडी टाइप है दोस्तों एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ का मतलब होता है
फैटी बॉडी, इसके आप बॉडी को ही देख के समझ आ गया होगा दोस्तों कि ये फैट से भरा हुआ है, तो निकला हुआ है इसका दोस्तों। तो इसको एंडोमार्फ की कैटेगरी में रखते हैं। आई होप कि तीनों कैटेगरी आपको समझ आया होगा और ये शेल्डन के बॉडी टाइप के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेनिस सर्व किस खेल से संबंधित है दोस्तों? टेनिस सर्व इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? चलिए आपके पास ऑप्शन है लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल। इमेज के जरिए दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि ना ये बैडमिंटन है, ना ये वॉलीबॉल है, ना ये टेबल टेनिस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉन टेनिस। ये जो इमेज के जरिए पोजीशन दिख रहा है आपको दोस्तों, सर्व करते ओवर हैंड, यही इसको बोला जाता है टेनिस सर्व। क्योंकि वॉलीबॉल में टेनिस सर्व नहीं होता दोस्तों, और बैडमिंटन में भी टेनिस सर्व नहीं होता है। सर्व सभी से रिलेटेड है लेकिन टेनिस सर्व रिलेटेड नहीं है, इसलिए टेबल टेनिस में भी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, कौन सा तत्व सर्किट प्रशिक्षण को बेहतर बना सकता है? विच फैक्टर कैन बी इम्प्रूव बाय सर्कल ट्रेनिंग? सर्किट ट्रेनिंग में क्या होता है दोस्तों, पहले इसको समझिए। सर्किट ट्रेनिंग में होता है कि एक सर्कल में हम अलग अलग स्टेशन बना देते हैं। अब उस स्टेशन में सभी जो एथलीट होते हैं उसको डालते हैं और वो सर्कल के अकॉर्डिंग पहले चलेगा वार्म अप करते हुए, फिर वो पुशअप मारेगा, फिर वार्म अप करते हुए चलेगा, फिर डिप्स मारेगा, फिर आगे चलते हुए चलेगा पुलअप करेगा। तो ऐसे सर्कल में एक जो डिफरेंट ट्रेनिंग होता है, डिफरेंट ट्रेनिंग को कवर करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों क्या स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ती? स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। क्या मस्कुलर एंड्योरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती? मस्कुलर एंड्योरेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। क्या स्पीड की ज़रूरत नहीं पड़ती? तो स्पीड, एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ तीनों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर कोई एथलीट सुबह कुछ भी खाने से पहले दौड़ना शुरू कर देता है तो ऊर्जा के लिए इस्तेमाल होने वाला सब्सट्रेट होगा, क्या होगा दोस्तों? चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं दोस्तों। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए सबसे पहले। अगर वो साफ लिखा है कि अगर कोई एथलीट सुबह कुछ खाने से पहले, इसका मतलब है कि कुछ नहीं खाया, मतलब कार्बोहाइड्रेट का सेवन नहीं किया है वो, तो उसको ऑप्शन से हटा देते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है फैट है, कीटोन बॉडी है, या ग्लूकोगोन है, या फिर प्रोटीन है। तो चलिए इसका आंसर आप बताइए मुझे क्या हो सकता है। तो चलिए इसका मैं आपको आंसर एक इमेज के जरिए से शो कर देता हूँ। मैं इमेज को थोड़ा जूम कर देता हूँ दोस्तों। देखिए इसमें दिख रहा होगा मसल, क्योंकि ग्लूकागोन दोस्तों मसल में स्टोर रहता है और लीवर में स्टोर रहता है। तो अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की संख्या नहीं है, हम इंटेक नहीं किए हैं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी जाता है कार्बोहाइड्रेट के बाद जो जाता है वो किसको जाता है? ग्लूकागोन को, ग्लूकागोन को जाता है। तो ये ग्लूकोजन को जाता है दोस्तों, सॉरी। उसके बाद क्या करता है कि ग्लूकोजन जो है सबसे फास्ट में ग्लूकोज 6 पे फास्फेट में चेंज होता है, और जैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज होता है उसके बाद डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड हो जाता है दोस्तों। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट सबसे मेन स्रोत तो होता है कार्बोहाइड्रेट का अगर उपस्थित नहीं है तो ग्लाइकोजन जाता है दोस्तों। ग्लाइकोजन अगर नहीं है तब जाके जाता है दोस्तों, कौन सा जाता है? फैट जाता है दोस्तों। जब जिसमें हम स्लो वर्कआउट करते हैं ना, एक मिनट, जब हम स्लो वर्कआउट करते हैं तो फैट हमारा लॉस होता है दोस्तों। और कीटोन बॉडीज़ क्या होता है दोस्तों? कीटोन बॉडीज जो लंबे उपवास के तहत, जैसे लंबे समय से कोई इंसान उपवास रहता है तो कीटोन बॉडीज, या फिर इसको स्टार्वेशन में भी कहते हैं, ये स्टार्वेशन में भी उपयोग आता है दोस्तों। चलिए तो इसका राइट आंसर आपको समझ आया होगा। प्रोटीन क्या है दोस्तों? ये सबसे लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, स्रोत ऊर्जा का सबसे लास्ट ऑप्शन है। जब शरीर में ना कार्बोहाइड्रेट हो, ना ग्लाइकोजन हो, ना फैट हो, तो इस स्थिति में क्या करता है, शरीर को तो एनर्जी चाहिए, तो कहाँ से लेगा? वो प्रोटीन को लेगा। प्रोटीन जो है आपके शरीर में जितने भी मसल्स का निर्माण हुआ है वो सबसे धीरे धीरे कट के वो ऊर्जा के रूप में निकलते जाएंगे, जिससे आपका बॉडी पूरा थिन हो जाएगा। चलो आई होप कि इसका आंसर समझ आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारत खेलों में उच्च प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, इसका रीज़न क्या है? द मेन रीज़न वाई इंडिया इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म हाई इन स्पोर्ट। तो इसका ऑप्शन है आपके पास लेक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, लेक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग प्लेयर, प्राइस एंड फेलियर प्लेइंग फील्ड, एंड लेक ऑफ प्रॉपर स्पोर्ट इक्विपमेंट। वैसे तो दोस्तों इसके सभी आंसर सही हैं। सरकारी नीति का भी अभाव है, खिलाड़ियों के उचित प्रशिक्षण का भी अभाव है, उचित खेल मैदानों का भी अभाव है, लेकिन उचित खेल उपकरणों का भी अभाव है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हम अगर 4 ऑप्शन दिए तो इसमें सबसे नियरेस्ट जाना है। तो ये नियरेस्ट अगर हम जाएँ
तो सबसे पहले ये है लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी को हम कट कर देते हैं दोस्तों। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग प्लेयर, इसको हम रख सकते हैं अभी एक नज़र से। आगे ऑप्शन देखते हैं, उचित खेल मैदानों का भाव, ये भी कट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि खेल मैदान है हमारे पास, ऐसा नहीं कि खेल मैदान नहीं है। और उचित खेल उपकरणों का भाव, उपकरण भी है दोस्तों, लेकिन इसका मेन रीज़न जो हो जाएगा नियरेस्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा खिलाड़ियों के उचित प्रशिक्षण का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्लेयर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड दोस्तों। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। एल्फ्यूरेज मालिश तकनीक है, एल्फ्यूरेज मालिश तकनीक क्या है? तो आई होप कि ऑप्शन के तहत अगर देख के इमेज समझ चुके होंगे। तो क्या ये पोडेंट है, क्या स्ट्रोक है, या फिर नीडिंग है, क्या है? ये इनमें से कोई नहीं है। चलो इमेज को मैं जूम आउट कर देता हूँ हल्का सा। देखिए, चलिए ये जो मालिश का इमेज आपको दिख रहा है दोस्तों, वो हल्के हाथों से लंबे समय तक मसल को क्या कर रहा है, वो पुश कर रहा है या फिर मसाज कर रहा है। ये एल्फ्यूरेज टेक्निक है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। इसी को स्ट्रोक करना बोलते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है कि मसल जो स्टिफनेस आता है वो रिलैक्स हो जाता है, मसल जो स्टिफनेस रहता है वो रिलैक्स हो जाता है। ये स्ट्रोकिंग मूवमेंट बोलते हैं इसी को। हल्के लंबे और स्मूथ हाथों से जो स्ट्रोकिंग करते हैं इसी को बोलते हैं। आमतौर पर मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए किया जाता है। चलिए, तो इसका आंसर आपको समझ आ गया होगा। इसका आंसर है स्ट्रोक्ड, जिसको स्ट्रोकिंग भी बोलते हैं। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, शारीरिक शक्ति के मापन की सबसे आसान विधि जो सामान्य शारीरिक क्षमता परीक्षण में शामिल होती है। तो आपके ऑप्शन है स्टैंडिंग अ क्रिकेट बॉल सम डिस्टेंस, हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट, पुलअप्स एंड लिफ्टिंग सर्टेन वेट। चलो बताइए दोस्तों, इसमें पूछा गया शारीरिक शक्ति के मापने की सबसे आसान विधि बोल रहा है। सबसे आसान विधि क्या हार्डवर्ड स्टेप हो सकता है दोस्तों? नहीं, इसमें बेंच एक लेते हैं जिसमें हम बार बार उसमें ऊपर नीचे करते हैं। ये हार्डवर्ड स्टेप नहीं होगा दोस्तों, इसमें हार्ट बीट को भी नापते हैं हम लोग। तो ये लिफ्ट इन सर्टिन वेट भी ये आसान विधि तो नहीं है दोस्तों। हैवी वेट उठाना कोई आसान विधि नहीं होता है। सेंडिंग का कुछ दूरी के लिए क्रिकेट बॉल को भेजना, कुछ देरी के क्रिकेट बॉल को भेजना भी आसान विधि नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके स्ट्रोक में आके लगे। तो पुलअप दोस्तों, आप कुछ टाइम के लिए अपने आप को होल्ड कर सकते हो। जैसे इमेज के जरिए आपको देख रहे होंगे, तो ये पुल करके आपको होल्ड करके रखा है अपने आप को, ये पुलअप है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलअप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वायु की मात्रा जो आराम के दौरान फेफड़ों के अंदर प्रवेश करता है। वायु की मात्रा जो आराम के दौरान फेफड़ों के अंदर प्रवेश करता है और बाहर आता है, उस सामान्य सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? चलिए आपके पास ऑप्शन है वाइटल कैपेसिटी, VO2 मैक्स, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर टाइडल वॉल्यूम। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों इसमें इमेज के जरिए से, तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। चलिए ये देखिए, ये जो लकीर जा रहा है दोस्तों जिग जैग करके, ये है आपका टाइडल वॉल्यूम। ये नॉर्मल ब्रीथ है दोस्तों, जैसे अगर हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो इसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो टाइडल वॉल्यूम होता है। और आप देखना दोस्तों कि एक बार फिर से हाई लेवल तक अप हुआ है, तो इसी को बोलता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या होता है दोस्तों, इसमें जैसे हम नॉर्मल ब्रीथ ले रहे हैं, उस पर तो अचानक से फिर से अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और सांस को अंदर लेते हैं तेज़ी से, तो वो हो जाता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जो हाई लेके गया है। और ये देखना डॉक्टर नीचे की ओर आया है। जब हम सांस को एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल करने के बाद और हम अपने अंदर के जो बचे सांस को तेज़ी से अगर बाहर करते हैं, वो हमारा हो जाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी को एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, और यही हमारा वाइटल कैपेसिटी है दोस्तों। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों? रेसिडुअल वॉल्यूम होता है हमारे सांस छोड़ने के बाद जो वॉल्यूम या जो हवा ऑक्सीजन हमारे शरीर में रह जाता है, जो शेष बच जाता है, उसी को बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये हमारा क्या है दोस्तों? टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो चलिए मैं इसके कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर देता हूँ, आपको आई होप समझ भी आएगा। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इमेज के अकॉर्डिंग तो आप क्वेश्चन को पकड़ ही चुके होंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निवेशन की ओर। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है दोस्तों? मैंने अभी बताया आपको। वाइटल कैपेसिटी अधिकतम सांस लेने और छोड़ने की क्षमता को बोला जाता है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, ये वाइटल कैपेसिटी होता है, अधिकतम सांस लेने और छोड़ने की क्षमता को बोला जाता है। VO2 मैक्स दोस्तों क्या बोलता है? शरीर के अधिकतम ऑक्सीजन उपयोग करने की क्षमता। शरीर जो जितना अधिकतम ऑक्सीजन आप लिए हो उसकी उपयोग करने की क्षमता को बोला जाता है VO2 मैक्स। ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोस्तों, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है सामान्य श्वास के बाद अतिरिक्त ली जाने वाली श्वास। जैसे मैंने सांस लिया उसके बाद और अतिरिक्त लेता हूँ श्वास, तो जैसे मैंने आपको दिखाया था दोस्तों इमेज के जरिए से, इंस्पिरेटरी इमेज वॉल्यूम ये।
ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम। सामान्य प्रक्रिया जिसको हम एक बार में सांस लेते हैं, सांस इनहेल करते हैं देन एक्सहेल करते हैं, इसी को बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, कौन सी प्रतियोगिता में नकारात्मक सहसंबंध का तात्पर्य बेहतर परिणाम है? इन विच इवेंट अ निगेटिव कोरिलेशन मीन अ बेटर रिजल्ट? तो ये आपके ऑप्शन है लंबी कूद, हाई जंप, 100 मीटर रनिंग स्प्रिंट या फिर शॉर्ट पुट गोला फेंक। तो चलिए एलिमिनेशन लगाएं या फिर आप कुछ सोचोगे दोस्तों इसके बारे में। देख, लंबी कूद जो होता है एक पॉजिटिव होता है, जितना ज़्यादा आप पैर के स्ट्रेंथ में भी एक्सप्लोजिव जो जंपिंग करोगे उसके अकॉर्डिंग आप दूरी तक कवर कर पाओगे। तो ये निगेटिव नहीं पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये पॉजिटिव कोरिलेशन के अंतर्गत जाएगा, पॉजिटिव। हाई जंप क्या होता है दोस्तों? ये भी वही है दोस्तों, जितना ज़्यादा आप बॉडी को उछालने में एफर्ट डालोगे उतना ज़्यादा आप बार को क्रॉस कर जाओगे। तो ये भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। शॉर्ट पुट क्या होता है दोस्तों? जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे, जितना ज़्यादा आप सेक्टर एंगल फेंकोगे उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्टेंस मिलेगा। तो ये भी क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव होता है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि शॉर्ट पुट का सेक्टर एंगल कितना होता है? 34.92, ठीक है। अब ये बच गया आपके पास दोस्तों 100 मीटर रनिंग। 100 मीटर को कैसे निगेटिव कोरिलेशन बोला जाता है मैं आपको भी बताता हूँ। क्या तो दोस्तों जब हम 100 मीटर रनिंग करते हैं, क्या होता है कि जब हम 100 मीटर रनिंग करते हैं तो जितना कम समय में हम दौड़ेंगे, जितने कम से कम समय में जितना दौड़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा ये, क्योंकि जितना हमारा टाइमिंग कम आएगा वो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए इसी को निगेटिव बोला जाता है दोस्तों। 100 मीटर में जितना हो सके कम समय को कम करना है, जितना हो सके किसको कम करना है? समय को कम करना है, वो हमारे रैंक की ओर डिसाइड करता है। तो आई होप कि ये समझ आया होगा। 100 मीटर रनिंग को बोला जाता है निगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि देख निगेटिव इसलिए बोला जा रहा है कि समय को हम कम कर रहे हैं और उधर अपना रैंक बढ़ा रहे हैं, समय को कम कर रहे हैं रैंक बढ़ा रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है निगेटिव कोरिलेशन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हेलमैन बैटरी टेस्ट किसके लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों? बताइए, हेलमैन बैटरी टेस्ट किसके लिए उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों बैडमिंटन को नापने के लिए किया जाता है। बैडमिंटन की स्किल टेस्ट को नापने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो फिटनेस और स्किल उसको मापने के लिए, जैसे एजिलिटी, एंडोरेंस एंड स्पीड, इसके लिए किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? चलिए इसका ऑप्शन है एम डिसूजा, के संधू, एम शाह या एस डिसूजा। आप ये क्वेश्चन के जरिए, इमेज के जरिए आप देख के बता सकते हैं। बताइए दोस्तों। चलिए तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं उसके जरिए आपको पता चलेगा होगा कि ये कौन है और ये जो पुरस्कार मिल रहा है वो कौन सा है और ये जो दे रहे हैं वो कौन है, ये बताइए मुझे। चलिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ये मिला था किसको? डी.एस. डिसूजा को मिला था दोस्तों। ये कैसे, ये जो अर्जुन पुरस्कार मिला था कब मिला था इसको और किस फील्ड में मिला था ये बताइए मुझे। ये मिला था आपको एथलेटिक्स के फील्ड में मिला था इनको, और ये मिला था 1961 या फिर कई जगह देख दोस्तों इसको बोला जाता है 1963 में। तो इसका राइट आंसर तो वैसे एस डिसूजा ही होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोइटर किसकी कमी से होता है दोस्तों? ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, जैसे आयरन की कमी से या फिर पोटेशियम की कमी से, फिर आयोडीन की कमी से, इनमें से कोई नहीं। तो आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ मैं, उसके ज़रिए आप समझ पाएंगे कि ये कौन सा डिजीज़ है, कहाँ पास होता है और किसके कमी से होता है। ये जो एक ग्रंथि दिख रहा है दोस्तों, ये कौन सा ग्रंथि है जो गले में दिख रहा है? ये होता है ये थायराइड ग्रंथि, ठीक है। ये क्या होता है कि जब हम आयोडीन की मात्रा कम लेते हैं या फिर मात्रा कम हो जाता है, हमारा नमक की मात्रा कम हो जाता है, तब जाके क्या होता है कि ये जो थायराइड ग्रंथि वो हमारा क्या हो जाता है? सूज जाता है। जैसे आप इस सेकंड इमेज में देख सकते हैं कि हमारा ये जो गला है सूज गया है, और यही है वो जो थायराइड ग्रंथि जिसका आयोडीन की कमी के कारण, नमक की कमी के कारण ये सूज गया है।
तो इसका राइट आंसर आपको समझ आ गया होगा ना कि आयरन की कमी से होता है। आयरन की कमी से क्या होता है दोस्तों, ये ब्लड से रिलेटेड है दोस्तों। हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है, आयरन से। पोटेशियम की कमी से भी नहीं होता दोस्तों। नॉन ऑफ दिस तो काटी दो जगह रेडियन ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। आई होप कि इसके जरिए से आपको समझ आया होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहला विश्व ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी। पहला विश्व ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित किया था। क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा दोस्तों, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको। ये चलिए बताइए, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप हेल्ड। आपके पास ऑप्शन है 1981, 1982, 1983 एंड 1984। तो कब किया गया था दोस्तों, पहला विश्व ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप जो किया गया था 1983 में किया गया था। और कहाँ किया गया था दोस्तों, ये किया गया था हेलसिंकी। ये हेलसिंकी कहाँ है दोस्तों, हेलसिंकी है फिनलैंड में, फिनलैंड। अच्छा, हेलसिंकी से याद आया, कोई मुझे बता सकता है कि 1952 का जो ओलंपिक हुआ था कहाँ हुआ था। चलिए आप मुझे अगर जैसे पता चले तो कमेंट में बता दीजिएगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर 1983 है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, समन्वय योग्यताओं को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। इन हाउ मैनी टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बाय क्लासिफाइड। तो दोस्तों ये कोऑर्डिनेशन का एक प्रश्न है, जिसको कितने प्रकार होते हैं कोऑर्डिनेशन को करने से ये पूछ रहा है। तो क्या वो 4 प्रकार के कोऑर्डिनेशन होते हैं, क्या 5 प्रकार के कोऑर्डिनेशन होते हैं, या फिर 7 प्रकार के, या फिर 3 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 प्रकार के। और ये 7 प्रकार के नाम भी मैं आपको याद दिला देता हूँ दोस्तों। एक ट्रिक है जिसके ज़रिए से आप 7 प्रकार को एक बार में याद कर सकते हैं। तो लिखेंगे DRCOBRA। देखो दोस्तों ये 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यही वो 7 प्रकार के कोऑर्डिनेशन है दोस्तों। चलो मैं इसके फुल फॉर्म बता देता हूँ। डी का मतलब होता है दोस्तों डिफ्रेंशिएशन एबिलिटी, डिफ्रेंशिएशन एबिलिटी होता है। आर का मतलब होता है रिएक्शन एबिलिटी होता है। सी का मतलब होता है कपलिंग एबिलिटी होता है। ओ का मतलब होता है ओरिएंटेशन एबिलिटी होता है। बी का मतलब होता है बैलेंस एबिलिटी होता है। आर का मतलब होता है रिदमिक एबिलिटी होता है। और ए का मतलब होता है एडाप्टेशन एबिलिटी। इन सभी का मैं एक एक करके जो बताया हूँ दोस्तों, 7 जो प्रकार के आप कोऑर्डिनेशन बताया हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ये याद रखने का एक तरीका है दोस्तों। डॉक्टर कोबरा अगर याद रखोगे तो 7 प्रकार का ये आपको कोऑर्डिनेशन याद हो जाएगा, क्योंकि ये याद रखने से आपको कई बार का एग्जाम में हम ट्रिक के जरिए से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, एथलेटिक ट्रैक इवेंट की रेखाओं की चौड़ाई कितना होता है। तो एथलेटिक ट्रैक इवेंट की रेखाओं की चौड़ाई कितना होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन के जरिए से अब बताइए मुझे, क्या 2 सेंटीमीटर होता है, क्या 3 सेंटीमीटर होता है, या फिर 5 सेंटीमीटर, या फिर हाँ ऑप्शन आपके पास 4 ही है दोस्तों। मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन सी लाइन को बोला जाता है दोस्तों इसके बारे में। एथलेटिक्स कहाँ चले गए मेरा। चलिए इसमें बताइए आप क्या होता है इसका आंसर। एथलेटिक ट्रैक एंड इवेंट की रेखाएं की चौड़ाई जो होती है दोस्तों, वो क्या होता है, रेखा की चौड़ाई जो होता है वो होता है 5 सेंटीमीटर। मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये हमारा ट्रैक है, ये कर्व हो गया दोस्तों, ये कर्व है, और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट है, ठीक है। तो इसमें जो लाइन होता है दोस्तों 1 2 3 4 और ये 5 1 6 7 8 लाइन होता है दोस्तों। तो जो लाइन दिख रहा है आपको दोस्तों, जो ब्लैक कलर का एक लाइन दिख रहा है, वो जो लाइन मैं ऐसे खींच के लेके गया हूँ इसको, उसकी चौड़ाई पूछ रहा है दोस्तों कि वो कितना होता है। तो वो एक जो मार्किंग जो होता है, लाइन होता है, वो दोस्तों कितना होता है, 5 सेंटीमीटर होता है। ये 2 लाइनों की जो, अगर 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर पूछेगा दोस्तों, तो वो लेन की डिस्टेंस हो जाता है। तो उसमें क्या लिखा जाएगा, लेन लिखाएगा दोस्तों। अभी लाइन लिखा है तो हम 5 सेंटीमीटर बता रहे हैं, क्योंकि वो एक मार्किंग की लाइन को पूछ रहे हैं। और लेन अगर पूछते तो 2 लाइन के बीच की दूरी को लेन बोलते हैं, जिसका दूरी होता है 1.22 मीटर। आई होप कि दोस्तों 19 के 19 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिव सेल्फ की परिकल्पना किसकी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रिएटिव सेल्फ वाज गिवन बाय, किसने दिया दोस्तों क्रिएटिव सेल्फ। आप क्वेश्चन में तो ऑप्शन देख, चलो आप क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं।
क्या फ्राइड ने दिया है? क्या कार्ल जूंग फ्राइड मतलब दोस्तों सिगमंड फ्राइड ही है, सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने साइको एनालिटिक व विश्लेषणात्मक दिए थे। कार्ल जूंग है, इन्होंने भी व्यक्तित्व को बताया था। प्लेटो को तो आप जानते हो दोस्तों, ये फिलोसोफर है। एडल्फर, लास्ट हमारा ऑप्शन बचता है एडल्फर, जिसको अल्फ्रेड एडल्फर बोला जाता है, जो 1870 में इसके जन्म हुआ था और 1937 तक इसकी अंतिम यात्रा हो गई थी। तो आई होप कि इसका आंसर समझ आ गया होगा कि क्रिएटिव सेल्फ की परिकल्पना दिए थे अल्फ्रेड एडल्फर ने। चलिए, आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन आप समझ आए होंगे, और ऐसे करके मैं और भी बहुत सारे वीडियो अभी लाने वाला हूं दोस्तों। सभी जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं सभी मोस्ट है, शायद इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन को आप शायद तक जानते भी नहीं होंगे जिसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। तो आई होप कि आपके पेपर में 100% हेल्प करेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।